नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल है, मैं कौन हूँ? हम सब शायद कभी ना कभी ये सोचते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है इसका जवाब पाना। हाँ, और आज हमारे पास बालाजी मुरुम्बे की किताब है, मैं कौन हूँ? आत्म पहचान की व्यवहारिक गाइड। इसके कुछ मुख्य विचारों पर हम बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ फिलॉसफी नहीं कहा गया, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। सही कहा। ये इससे खास बनाता है। हाँ, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया लगता है वो ये है कि हमारी असली पहचान वो हमारे नाम, शरीर, नौकरी या जो भी हमारी भूमिकाएं हैं समाज में, उनसे कई ज्यादा गहरी, स्थायी है और शायद उसे जानना वही सच्ची शांति का रास्ता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। हाँ, और शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहाँ किताब करती है, मतलब उस भ्रम से जिसे हम अक्सर पहचान समझ बैठते हैं। हाँ, किताब इसी मुद्दे से शुरू होती है जी। कि हम आम तौर पर खुद को क्या समझते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अक्सर हम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो भारी हैं या बदलती रहती हैं। जैसे हमारा शरीर, मैं लंबा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, या हमारा मन, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं खुश मिजाज हूँ। हाँ, या फिर सामाजिक भूमिकाएं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और हमारी उपलब्धियां या असफलताएं भी, मैं सफल हूँ या मैं नाकाम रहा, ये सब। बिल्कुल। और मुरुम्बे कहते हैं कि समस्या यही है। ये सारी पहचानें, चाहे वो शरीर हो, मन की अवस्था हो, पेशा हो या रिश्ते, ये सब अस्थायी हैं, बदलने वाली हैं। हम्म। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है। मन के विचार, भावनाएं, वो तो पल पल बदलते हैं। सही कहा। नौकरियां, रिश्ते, कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ। तो अगर हमारा आत्म मूल्य, मतलब अपनी कीमत का एहसास, इन्हीं बदलने वाली चीजों पर टिका है। तो फिर असुरक्षा और तनाव तो रहेगा ही हमेशा। बिल्कुल। इसी को किताब भ्रमित पहचान कहती है, कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी। और इस भ्रम को पहचानना, इसको तोड़ना, यही पहला कदम है। हाँ, मतलब ये समझना कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं माँ हूँ, ये मेरी भूमिकाएं हैं, पर ये मैं नहीं हूँ पूरी तरह से। सही कहा। यह हमारे जीवन का हिस्सा है, पर हमारा सार, हमारा कोर एसेंस नहीं है। अच्छा, तो किताब इस समझ को और गहरा करने के लिए क्या कहती है? आपने कहा था 3 स्तरों की बात है। हाँ, वो हमारे अस्तित्व को, हमारे होने को 3 मुख्य स्तरों पर देखने का सुझाव देती है। पहला स्तर क्या है? पहला है शरीर, बॉडी। हमारा ये भौतिक रूप, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक वाहन की तरह, है ना? बिल्कुल। किताब इसे एक वाहन या एक औजार की तरह बताती है, जिसके जरिए हम दुनिया में काम करते हैं। लेकिन ये वाहन स्थायी नहीं है। ये जन्म लेता है, बदलता है, बूढ़ा होता है। और अंत में नष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए मैं ये शरीर हूं, ये मानना पहली बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो असली मैं है, वो शरीर के बदलने या नष्ट होने से खत्म नहीं होता। ठीक है, तो शरीर पहला स्तर हुआ। दूसरा? दूसरा स्तर है मन, माइंड। इसमें सब कुछ आ जाता है, हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, डर, यादें, विश्वास। हमारा पूरा आंतरिक संसार। हाँ, और मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, कमाल का है। सोचने, योजना बनाने, महसूस करने की क्षमता, सब यहीं से है। लेकिन यही दुख का कारण भी बनता है अक्सर। बिल्कुल। अगर ये अनियंत्रित हो, अक्सर ये या तो अतीत में भटकता रहता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, पछतावा, या फिर भविष्य की चिंताओं में, क्या होगा, कैसे होगा। सही कहा। वर्तमान में टिकता ही नहीं। तो मैं मेरा मन हूं या मैं मेरे विचार हूं, ये मानना दूसरी बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों को देख सकते हैं। हाँ। हम अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देख सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं उनके। अगर हम उन्हें देख सकते हैं तो हम वो चीज नहीं हो सकते हैं ना, हम उनसे अलग हैं। अच्छा, ये बात सोचने वाली है। तो शरीर नहीं, मन नहीं, तो फिर तीसरा स्तर। और यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर आता है, आत्मा या चेतना, सोल कॉन्शियसनेस। जिसे किताब वास्तविक स्व कहती है। हाँ। यही हमारा असली स्वरूप है। ये वो तत्व है जो शरीर और मन दोनों से परे हैं, उनसे ज्यादा मौलिक, ज्यादा बुनियादी हैं। इसे आप शाश्वत, न बदलने वाला, शुद्ध जागरूकता या प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ये वो साक्षी है जिसके बारे में बात होती है, ऑब्जर्वर। बिल्कुल। ये वो साक्षी है जो चुपचाप शरीर के सारे कामों को, चलना, खाना, सोना, और मन की सारी हलचल को, सोचना, महसूस करना, याद करना, देखता रहता है।
बिना उनमें उलझे, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। ये वो स्क्रीन है जिस पर जिंदगी की फिल्म चलती है। मुझे वो कार और ड्राइवर वाला उदाहरण याद आ रहा है। वो इसे काफी अच्छे से समझाता है। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा एनालॉजी है। अगर शरीर कार है, मन उसका इंजन, जीपीएस, डैशबोर्ड, जो लगातार कुछ ना कुछ बताता रहता है, हाँ, निर्देश देता है, जानकारी देता है। तो असली स्व कौन है? वो ड्राइवर है। एग्जैक्टली। कार पुरानी हो जाए, इंजन खराब हो जाए, जीपीएस गलत रास्ता दिखाए, ड्राइवर तो फिर भी ड्राइवर है। सही कहा। ड्राइवर कार का इस्तेमाल करता है, पर वो कार नहीं है, वो उससे अलग है, स्वतंत्र है। तो वैसे ही असली मैं, वो चेतना, वो शरीर और मन का इस्तेमाल करती है, पर उनसे अलग है, अप्रभावित। बिल्कुल। ये समझना ही नजरिया बदल देता है। पहचान, चीज, शरीर, मन से हटकर देखने वाले, चेतना, साक्षी पर आ जाती है। ये लक्ष्य शरीर या मन को नकारना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें नकारना नहीं है। बस ये समझना है कि हम सिर्फ उतना ही नहीं है, हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। हमारी असली पहचान उस शांत, स्थिर केंद्र में है जो इन सब बदलावों को देख रहा है। ठीक है, ये थ्योरी समझ आ रही है। पर सवाल यह है कि इस असली स्व को, इस साक्षी चेतना को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहचाने कैसे, अनुभव कैसे करें? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। सही। तो किताब सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुकती, वो इसे अनुभव करने के व्यावहारिक तरीके भी बताती है। और इसमें सबसे प्रमुख तकनीक है साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस का अभ्यास। साक्षी भाव मतलब? इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और जो भी शारीरिक संवेदनाएं हैं, उनमें पूरी तरह डूबने के बजाय उन्हें बस देखना। देखना कैसे? एक दूरी से, बिना किसी जजमेंट के, बिना अच्छा बुरा कहे, बस जैसे वो हैं उन्हें आते जाते देखना। ऑब्जर्व करना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अच्छा उदाहरण है। आमतौर पर जब गुस्सा आता है हम क्या सोचते हैं? मैं गुस्से में हूं, है ना? और हम पूरी तरह वो गुस्सा बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। साक्षी भाव का अभ्यास कहता है उस पल रुकें, अपने अंदर देखें और ये न सोचें कि मैं गुस्सा हूं, बल्कि ये देखें कि मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठ रही है। मैं इस लहर को महसूस कर रहा हूं, मैं इसे देख रहा हूं। अच्छा, मैं गुस्सा हूं से मैं गुस्से को देख रहा हूं। हाँ, ये छोटा सा बदलाव, ये एक दूरी पैदा करता है। आपको तुरंत एहसास होता है कि आप वो गुस्सा नहीं हैं, आप वो चेतना है जो उस गुस्से को अनुभव कर रही है। वो गुस्सा आता है, कुछ देर रहता है और चला जाता है, लेकिन आप जो देखने वाले हैं वो बने रहते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब भावना को दबाना नहीं है, नहीं, दबाना नहीं है, बस उससे अपनी पहचान हटा लेनी है। उसे स्वीकार करते हुए भी। एग्जैक्टली। यही वो शक्तिशाली डिटैचमेंट है। ये उदासीनता नहीं, ये स्पष्टता है, क्लैरिटी है। आप भावना महसूस करते हैं पर उसके बहाव में बहते नहीं। और इसका फायदा? गुस्से की तीव्रता कम हो सकती है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। भावना की तीव्रता कम हो जाती है और आप ज्यादा शांति से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें हमारे साक्षी स्वरूप के करीब लाता है। किताब में 2 और तकनीकों का भी जिक्र है शायद, नाम और रूप से परे जाना और मैं की भावनाओं को ट्रेस करना। ये क्या है? नाम और रूप से परे जाना का मतलब है हम लगातार खुद को अपने नाम से, अपनी शक्ल से, उम्र, लिंग या सामाजिक पहचानों से जोड़ते रहते हैं। हाँ, ये तो हमारी आदत है। तो इस आदत को होश पूर्वक तोड़ने की कोशिश करना। जैसे ध्यान में बैठें या शांत हों, हाँ। तो खुद से पूछें, अगर मेरा ये नाम न होता, ये शरीर न होता, ये भूमिका न होती, तो पीछे क्या बचता है? ये सवाल हमें उन लेबलों से परे देखने में मदद करता है जिन्हें हमने ओढ़ रखा है। बिल्कुल। और दूसरी तकनीक, मैं की भावना को ट्रेस करना। ट्रेसिंग द सेंस ऑफ आई। ये थोड़ी और गहरी है। ये कैसे करते हैं? किताब कहती है दिन भर में जब भी मैं का विचार या भावना उठे, जैसे मैं भूखा हूं, मैं खुश हूं, मुझे ये चाहिए, मैं सोच रहा हूं, हाँ। तो एक पल रुकें और ये महसूस करने की कोशिश करें कि ये मैं की भावना ये आ कहां से रही है, इसका स्रोत क्या है? क्या ये सिर में महसूस होती है या सीने में या पेट में, या बस एक विचार है? अच्छा, उस मैं को पकड़ने की कोशिश करना। हाँ, उस शुद्ध मैं को जो किसी विशेषण के बिना है, बस होने का एहसास। ये सवाल पूछना कि ये मैं कौन है,
यही सवाल धीरे धीरे हमें सतही जवाबों से गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। ये सुनने में तो काफी इंटेंस लग रहा है। क्या ये रातों रात हो जाता है? नहीं नहीं, किताब इसे बिल्कुल एक क्रमिक प्रक्रिया बताती है, एक साधना, एक अभ्यास। मतलब लगातार कोशिश करनी होगी। हाँ, ये निरंतर आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और आत्म पूछताछ, सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग है। हर बार जब आप साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं या मैं के स्रोत को खोजने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी भ्रमित पहचान की एक और परत हटाते हैं और अपने असली स्वरूप के थोड़ा और करीब आते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास का मार्ग है। अब आते हैं इसके फायदों पर। अगर कोई इस रास्ते पर चले, अपने साक्षी स्वरूप को पहचानने लगे, तो उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या व्यावहारिक बदलाव आएंगे? किताब कई महत्वपूर्ण लाभों की बात करती है। एक जो बहुत बड़ा है वो है भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर से मुक्ति। किस तरह के डर से? खासकर मृत्यु के भय से। देखिए, जब हम अपनी पहचान सिर्फ शरीर और मन तक रखते हैं, तो शरीर का अंत यानी मृत्यु, वो हमारे मैं का अंत लगता है। ये सबसे बड़ा डर है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब व्यक्ति खुद को शरीर और मन से परे, उस शाश्वत न बदलने वाली चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है, तो मृत्यु का डर स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये मूल भय, मृत्यु का भय, कम होता है, तो जिंदगी के जो दूसरे छोटे मोटे डर हैं, जैसे नौकरी खोने का डर, बीमार पड़ने का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, ये सब भी अपनी पकड़ खोने लगते हैं। क्योंकि आपकी पहचान अब किसी ऐसी चीज से जुड़ गई है जो इन सब उतार चढ़ावों से परे है। एग्जैक्टली, आपकी बुनियाद बदल गई है। ये तो बहुत गहरा प्रभाव है। डर तो हमारी जिंदगी को बहुत कंट्रोल करता है। और क्या लाभ है? एक और महत्वपूर्ण लाभ है अंतर्ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंट्यूशन। हमारे भीतरी आवाज? वो कैसे? देखिए, जब हम लगातार विचारों और भावनाओं के शोर में उलझे रहते हैं, है ना, तो हमारे अंदर की जो शांत सहज बुद्धि है, या अंतरात्मा की आवाज कह लीजिए, वो दब जाती है, सुनाई नहीं देती। हाँ, तो साक्षी भाव और मन को शांत करने के अभ्यास से जब ये मानसिक शोर कम होता है, तो वो भीतरी मार्गदर्शन ज्यादा साफ सुनाई देने लगता है। इससे फैसले लेने में मदद मिलती होगी। बिल्कुल, सही गलत को पहचानने में, जीवन में क्या करना है क्या नहीं, इसमें मदद मिलती है। और शायद वो चीज जिसकी तलाश में आजकल बहुत से लोग हैं, अटल आंतरिक शांति। क्या ये भी मिलती है? मिलती है, हाँ। ये शायद सबसे बड़ा तोहफा है इस रास्ते का। जब हमारी खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती, सफलता पर, दूसरों की राय पर, हाँ, तो हमें एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता मिलती है जो बाहरी उथल पुथल के बावजूद बनी रहती है। मतलब मुश्किलें आएंगी, भावनाएं भी आएंगी। बिल्कुल आएंगी। जीवन है तो चुनौतियां होंगी, भावनाएं भी महसूस होंगी, लेकिन अंदर एक गहरा शांत केंद्र बना रहता है। ये साक्षी भाव आपको जीवन के नाटक में एक्टर होते हुए भी दर्शक बने रहने की क्षमता देता है। वाह। और इसके साथ किताब निस्वार्थ कर्म, सेल्फलेस एक्शन की भी बात करती है। वो गीता के निष्काम कर्म जैसा लगता है। हाँ, ये बहुत गहराई से जुड़ा है। देखिए, जब हम अपनी पहचान अपनी भूमिका से जोड़ते हैं, मैं एक अच्छा कर्मचारी हूँ, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, या फिर कर्म के फल से जोड़ते हैं, मुझे तारीफ मिले, पैसा मिले, प्रमोशन मिले, हाँ, तो हम उस फल की चिंता में, उसकी आसक्ति में बंध जाते हैं। इससे तनाव होता है, कंपटीशन होता है, निराशा होती है अगर फल ना मिले। सही। लेकिन जब पहचान साक्षी भाव में स्थिर होती है, तो हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस क्षण में हमारी भूमिका है, हमारा कर्तव्य है। फल क्या मिलेगा इसकी चिंता कम हो जाती है। हाँ, चिंता और आसक्ति कम हो जाती है। आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन नतीजे से बनते नहीं। इससे काम करने का प्रोसेस ज्यादा आनंददायक और कम तनावपूर्ण हो जाता है। कर्म के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली चुनौती तो इसे रोज की जिंदगी में उतारने की है ना? बिल्कुल, ज्ञान को जीने में बदलना ही असल काम है। तो क्या किताब इस पर भी कुछ बताती है कि इस समझ को काम पर, रिश्तों में या मुश्किल समय में कैसे लागू करें? हाँ, किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि ये ज्ञान सिर्फ मेडिटेशन कुशन के लिए नहीं है, इसे जीवन के हर पल में जीना है। जैसे कामकाज की जगह पर वहां कैसे लागू करें? वहां अक्सर हम अपनी पहचान, अपनी जॉब टाइटल या परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। हाँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं। हाँ, बहुत प्रेशर रहता है। किताब सुझाती है खुद को सिर्फ एक मैनेजर, इंजीनियर या कर्मचारी मत समझो। याद रखो कि तुम वो चेतना हो जो इस भूमिका को निभा रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे काम के दबाव को, आलोचना को
या असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने की आदत कम हो सकती है। आप काम जिम्मेदारी से करते हैं, पर आपकी अंदर की शांति उस काम के नतीजे पर टिकी नहीं रहती। सफलता में बहुत ज्यादा उड़ना और असफलता में बहुत ज्यादा डूबना, इससे बिल्कुल। बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक संतुलन आता है। और रिश्तों में ये समझना कि सामने वाला भी शरीर और मन से परे चेतना है, इसका क्या असर होगा? रिश्तों में इसका बहुत गहरा और पॉजिटिव असर हो सकता है। देखिए, जब हम दूसरों को सिर्फ उनके बर्ताव, उनकी आदतों या उनकी भूमिकाओं के चश्मे से देखते हैं, मेरा पति, मेरी बॉस, मेरा दोस्त, तो हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर सतही होती हैं, रिएक्टिव। हाँ, और हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये याद रखते हैं कि उनके बाहरी व्यक्तित्व के पीछे भी वही साक्षी चेतना है जो हमारे अंदर है, तो हम उनके व्यवहार को कम पर्सनल लेते हैं, ये उसके गहरे सार से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, रिश्ते ज्यादा सच्चे, ज्यादा गहरे और कम शर्तों वाले बन सकते हैं। ये तो रिश्तों को एक नई नज़र से देखना हुआ। और सबसे मुश्किल समय में, जब जीवन में कोई संकट आता है, कोई बड़ी मुश्किल, तब ये ज्ञान कैसे मदद करेगा? संकट के समय में, चाहे वो सेहत की समस्या हो, पैसे की तंगी हो या किसी अपने को खोना हो, हमारा मन अक्सर हमें पूरी तरह उस समस्या में खींच लेता है। हमें लगता है, मैं ही ये दर्द हूं, मैं ही ये समस्या हूं। हाँ, ऐसे ही महसूस होता है। यहीं पर साक्षी भाव का अभ्यास बहुत मददगार हो सकता है। खुद को याद दिलाना, हाँ, ये बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द है, बहुत अनिश्चितता है, लेकिन मैं वो हूं जो इस दर्द को, इस अनिश्चितता को अनुभव कर रहा हूं। मैं ये दर्द या ये समस्या नहीं हूं। ये याद दिलाना। हाँ, ये अभ्यास हमें उस स्थिति से एक मानसिक दूरी बनाने में मदद करता है। तो क्या इसका मतलब है कि दर्द महसूस नहीं होगा या हम पत्थर बन जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलगाव, उदासीनता या भावनाहीनता नहीं है। दर्द महसूस होगा, दुख भी होगा, लेकिन आप उसमें पूरी तरह डूबेंगे नहीं, अपनी पहचान उससे नहीं जोड़ेंगे। अच्छा। ये आपको स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए भी अंदर एक शांत और स्थिर जगह बनाए रखने में मदद करता है। ये आपको समस्या से अभिभूत होने के बजाय उससे निपटने के लिए जरूरी अंदरूनी शक्ति और स्पष्टता दे सकता है। जैसे तूफान के बीच में आग का शांत केंद्र होता है। बिल्कुल वही, तूफान के बीच शांत केंद्र खोजना। तो कुल मिलाकर बालाजी मुरुम्बे की किताब मैं कौन हूँ का सार यही है कि हमारी असली खोज बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर है, उस साक्षी चेतना को खोजना जो हम हमेशा से हैं। हाँ, बिल्कुल, मुख्य संदेश यही है। जब तक हम खुद को शरीर, मन, विचारों, भावनाओं, भूमिकाओं से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम अधूरे और असुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे बाहर से कितने भी सफल क्यों न दिखें। असली बदलाव तब आता है जब पहचान अनुभवों के साथ जुड़ने से हटकर उन अनुभवों के साक्षी के रूप में स्थापित होती है। एग्जैक्टली। और किताब इसे सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह नहीं बताती, बल्कि साक्षी भाव, आत्म पूछताछ जैसी प्रैक्टिकल तकनीकों के जरिए शांति, स्पष्टता और डर से मुक्ति पाने का एक ठोस रास्ता दिखाती है। और ये बताती है कि मैं कौन हूँ का अंतिम जवाब कोई शब्द नहीं है। नहीं, वो एक सीधा अपना अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यह हमारे अंदर की दुनिया का एक नक्शा सा पेश करती है जो हमें भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जा सकता है। इस पूरी चर्चा के आधार पर एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हम सब अपने बारे में एक कहानी लगातार खुद को सुनाते रहते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरा भविष्य ऐसा होगा। हाँ, हमारी अपनी पर्सनल स्टोरी। बिल्कुल। किताब सुझाती है कि हमारा असली स्व इस कहानी से परे एक मौन साक्षी है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इस कहानी को जीने के बजाय उसे एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो उस कहानी का क्या होता है? अच्छा सवाल है। क्या वो हम पर उतनी ही शक्तिशाली पकड़ बनाए रख पाती है या उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है? और क्या हमें अपनी कहानी को शायद बदलने की ज्यादा आजादी मिल जाती है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने लायक बात है। बालाजी मुरुम्बे की किताब मैं कौन हूँ के इन विचारों पर हमारी आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। जरूर कुछ सोचने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच,
जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।